So good morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Valniketan Senior Secondary School झुंझुनू, your SST teacher. मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। नहीं सुनाई दे रही है? नो मैम, धीरे धीरे आ रही है? अभी आ रही है मैम। क्या? नो मैम। नो? फिर आपको ऐसे कैसे पता चल रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं क्या पूछ रही हूँ आपको कैसे पता चल रहा है? मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही अभी भी। आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? मैम एकदम से धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आ रही है? आप ईयरफोन लगाओ और ध्यान से सुनो खाली, है ना? फिर आपको सुनाई देगा, ठीक है? ओके सो मैम। चैप्टर 1 जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमें करने थे, इसको मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको इसका पीडीएफ सेंड करूंगी जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। तो हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? प्लैनेट जो है वो स्टार से डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था कि स्टार्स जो हैं वो प्लैनेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। प्लैनेट के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, लेकिन स्टार्स के पास क्या होती है, अपनी हीट और लाइट प्रेजेंट होती है ना? इसीलिए वो क्या है, स्टार्स प्लैनेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ उनमें से एक है जिसमें हम रहते हैं, और इन्हीं सभी से जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। कितने प्लैनेट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस आपको बताना है, तो इसके लिए भी मैंने मैम आपको आपकी आवाज धीरे आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, आप सुन लो धीरे धीरे, है ना? आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनो, फिर सुन जाएगा, ठीक है? प्लैनेट्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, प्लैनेट्स जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है? सो प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस आपको बताना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको कल बताया था कि कैसे आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को आप लिख सकते हो। अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लाइफ सस्टेन एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, इसी वजह से अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। ओनली वन साइड ऑफ द मून, मून का सिर्फ हमें वन साइड क्यों दिखाई देता है? ये भी कल अपन ने एक्सप्लेन किया था कि मून जो है वो क्या है, एक सैटेलाइट है, और ये अर्थ का जो है वन पार्ट होता है, वही साइज होने के कारण और सिर्फ सन अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होने के कारण क्या है, ये हमें क्या, इसका एक पार्ट जो है वो दिखाई देता है उसके डिस्टेंस को, और इसको 27 डेज लगता है। कितना? अपने रोटेशन में रोटेट करने के लिए भी 27 डेज लगता है, और अर्थ के चारों तरफ भी वो 27 डेज में ही क्या करता है, रोटेशन को कंप्लीट करता है। इसीलिए हम इसे वन साइड से ही देख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्पिन में भी जो रोटेट करता है ना, अपने ही जगह पर जो रोटेट कर रहा है, उसमें भी उसे 27 डेज ही लगते हैं कंप्लीट करने में वन रोटेशन को, इसीलिए हम इसका वन साइड ही देख सकते हैं। वाई डू वी सी वॉट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स जो है वो इन सभी चीज़ों से मिला है, जितने भी सोलर सिस्टम है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, गैलेक्सी हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो ऐसी गैलेक्सीज वो मिलकर क्या बनती है, यूनिवर्स बनाती है, ठीक है? आप सबके पास बुक है क्या? दैविक, खुशी, यशविनी, बुक है क्या आपके पास में? यस मैम। वेरी गुड। तो आप ऐसा करो, टिक द करेक्ट कर लो अभी, अब मैं आपको बताती हूँ। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ हमारे ट्विन। पास भी है। अर्थ ट्विन किसको बताया जाता है? अर्थ ट्विन कौन से प्लैनेट को बताते हैं, बताओ? मैम जुपिटर। नो, कल बताया था ना आपको, मैम वीनस। विनस, मैम वेरी वीनस। गुड। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ, वेरी गुड। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं
कैसे रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर में, या एलोंगेटेड जो उनको पाथ दिया गया उसी सर्कुलर पाथ। नो, सर्कुलर पाथ। एलोंगेटेड पाथ जो उनको दी गई है उसी में वो रोटेट करेंगे। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन, पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है? नॉर्थ। नॉर्थ, वेरी गुड। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाया जाता है? मार्स एंड जुपिटर। यस, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर। Yes, Mars and Jupiter. Next, filling the blanks. A group of dash forming various pattern. क्या आएगा? सप्तऋषि। स्टार। Star. A group of star forming various pattern is called a constellation. सप्तऋषि। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट फिलअप में फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें आपको लिखना है स्टार्स, सप्तऋषि। दूसरा ब्लैंक है उसमें आपको लिखना है सप्तऋषि। ठीक है। सेकंड, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, a huge system of star is called गैलेक्सी। क्या बोलते हैं इसको? गैलेक्सी। थर्ड, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के कौन सा है जो कि सैटेलाइट भी है अर्थ का? मून। द मून लिखना। नेक्स्ट है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ। फिर प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, प्लैनेट्स के पास खुद की क्या नहीं है? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। ठीक है, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी मैं, आप उसमें से कर लेना। ठीक है, अब आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम क्वेश्चन आंसर कौन सी नोटबुक में करने हैं? ज्योग्राफी की नोटबुक में। ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर 1 अपन ने कंप्लीट किया है। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी की नोटबुक बनानी है आपको और हिस्ट्री और सिविक्स की एक ही बनानी है। ठीक है, दो ही नोटबुक बनाओगे आप, तीन नहीं बनानी है। 3 बुक है ना आपकी एसएसटी की, उसमें से एक नोटबुक आपको ज्योग्राफी के लिए और बाकी 2 जो हैं वो आपको हिस्ट्री और सिविक्स के लिए बनाना है। ठीक है, अब आप चैप्टर नंबर 2 देखो, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। यस मैम। चैप्टर नंबर 2 है आपका ग्लोब, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड क्या? फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर सब करने हैं आपको नोटबुक में। ठीक है ना? मैम फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर हम नोटबुक में करना है क्या? सब करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैम। करना है, टिक द करेक्ट भी करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ओके मैम। हाँ, अब सेकेंड चैप्टर निकाल लो, पेज नंबर 10, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. कि हमने अभी क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर? हमारा जो अर्थ है वो, उसका जो शेप है वो पूरी तरीके से राउंड नहीं है। राउंड नहीं है ना, बताया था ना मैंने आपको।
कि अर्थ जो है वो पूरी तरीके से राउंड ना होकर इसका अपर और जो ये नीचे का पोल्स है, ये जो पोल्स एरिया है, ये कैसा है, जियोइड शेप है। इसको हम कैसा शेप कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको जियोइड शेप, क्योंकि ये पूरी तरीके से राउंड नहीं है। एप्पल देखा ना आपने, उसी शेप में हमारे अर्थ का शेप होता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ और ये साउथ, इन दोनों पोल्स में ये कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, यानी कि चिपका हुआ, चपटा जिसे कहते हैं। एंड बल्ग इन द मिडिल, बल्ग इन द मिडिल मीन्स बीच से इसका जो शेप है वो कैसा है, फूला हुआ, बहुत ज्यादा फूला हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, जियोइड शेप कहा गया है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आप बता सकते हो कि कैसा दिखता होगा। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली। आप लोगों ने ग्लोब देखा है क्या, ग्लोब जानते हो क्या होता है, आप लोगों ने देखा है ग्लोब। जब भी आप मैप वगैरह पढ़ने के लिए आप देखते हो ग्लोब, कहीं पर देखा है आप लोगों ने। मैम अगर आपने रियल में नहीं देखा है तो आप आज ऐसा करना कि फोन में देखना, ठीक है, उसमें आपको ग्लोब लिखकर आप ढूंढना उसको कि कैसा दिखता है। ठीक है, उसको सर्च करना आप कि ग्लोब जो है वो कैसा दिखता है, तब आपको समझ में आएगा कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, यानी कि अर्थ जो है वो वैसा ही दिखता है। ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल है हमारे अर्थ का। ठीक है, यानी कि उसी के तरीके का एक एग्जाम्पल जो है वो हम देख सकते हैं, मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं हम, ग्लोब को। नेक्स्ट है, मैम नोटबुक में उतारना है क्या, क्या ये रफ आप नोटबुक में बता लिखते रहे हो। रहो, आप जो भी मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे ये रफ में नोट करते रहो, आपको चैप्टर को समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ग्लोब्स में बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप। ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी साइज छोटी बड़ी रहती है। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम कहीं पर भी ले जा नहीं सकते। आपके पास अगर बुक है तो उस बुक में देखो ग्लोब की पिक्चर दी हुई है, वो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पिक्चर आपको दिख रही है ग्लोब की। यस मैम। हाँ, यस मैम। ऐसा होता है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज में होते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, जो स्मॉल ग्लोब होते हैं उनको हम कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं। छोटे जो ग्लोब होते हैं उनको हम पॉकेट वगैरह में भी रख के ले जा सकते हैं, जैसे कि बैलून की तरह। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। ऐसे ग्लोब भी होते हैं जिनको हम फोल्ड करके रख सकते हैं और वापस उसको हम यूज करते हैं तब वापस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज ए टॉप स्पिन। आप इस ग्लोब को देखो इस पिक्चर के अंदर, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की तरफ क्या लगा हुआ है, इसको टाइट किया हुआ है ना, बीच में ये रोटेट कर सकता है। इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये आराम से रोटेट कर सकता है। इस ग्लोब को देखो, दिख रहा है। सो इट It can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated। यानी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, रोटेट करके भी देख सकते हैं। और कैसे रोटेट करता है, आपने उसको देखा है क्या, जो मटके बनाता है, मटका जो बनाता है उसका व्हील जो है वो कैसे रोटेट करता है ना, उसी तरीके से ये जो ग्लोब है इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, कंट्रीज के बारे में, कंटिनेंट्स के बारे में और ओशंस के बारे में, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। यानी कि हम इसमें ग्लोब के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को अगर देखना चाहें तो उसके लिए ग्लोब जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ कंट्रीज के बारे में दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन अराइज,
एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, कि हम उसमें प्लेस जो है वो कैसे लोकेट करेंगे, किसी भी जगह को अगर हमें ढूंढना है ग्लोब के अंदर तो उसको कैसे ढूंढेंगे. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स टू रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो उसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो उसमें बनानी होंगी, जिससे क्या हो, हम पूरे ग्लोब को इजीली रीड कर सकते हैं. यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब. नीडल जो है वो फिक्स की गई है. आप देखो ये ग्लोब है, इसमें इस तरीके से यहाँ एक नीडल लगाई गई है और यहाँ एक नीडल लगाई गई है. लगाई हुई है ना, आपका वो जो बनाया हुआ है बुक के अंदर उसको देखते रहना. इसमें नीडल लगाई गई है, इस तरीके से इसको फिक्स किया गया है. ये जो नीडल है ये क्या कर रखा है, इसने ग्लोब को अच्छी तरीके से पकड़ रखा है. हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोटेट किया जा सकता है. अब हम इसमें इंडिकेशंस लगाएंगे जिससे हम मैप को रीड कर सकें. कैसे? यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए tilted manner which is called it axis. यानी कि ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे. ठीक है, क्या है ये, एक्सिस. एंड 2 points on a globe through which the needle passes are 2 poles. ये जो दो, जहां से नीडल पास हो रही है, ये दो एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे पोल्स. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल्स है और ये साउथ पोल है. नेक्स्ट है 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. ग्लोब जो है वो रोटेट करेगा, वो कैसे करेगा, वेस्ट टू ईस्ट. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया. तो ग्लोब को जब हम रोटेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट करेंगे. यानी कि वेस्ट वाला इधर आ जाएगा, ईस्ट वाला इधर आ जाएगा. इस तरीके से इसको रोटेट किया जाता है. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth move. वैसे ही जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है. ठीक है, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. जो हमारा रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई नीडल फिक्स नहीं की गई है जो अर्थ को पकड़ के रख सके. उसमें ऐसा कोई भी नहीं नीडल फिक्स किया गया है. ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ये सिर्फ हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है जिससे हम मैप को इजीली अर्थ को पूरी तरीके से हम रीड कर सकें, इसके लिए बनाया गया है. ठीक है, The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. यानी कि वो अपनी ही एक्सिस में रोटेट करता है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस इसमें ड्रॉ की गई है. Another imaginary line running on the globe divide into 2 equal parts. यानी कि ग्लोब को 2 equal parts में डिवाइड करता है. दूसरी इमेजिनरी लाइन हम बनाएंगे. This line is known as equator. ये वेस्ट टू ईस्ट जो इसके अंदर लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर की, जो इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. वो कौन सी लाइन है, इक्वेटर. ठीक है, द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हाफ इज नोन एज साउथन हेमिस्फीयर. तो ये देखो अभी अपन ने पढ़ा था ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका नॉर्थन पार्ट. इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर. और ये इसका साउथन पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, साउथन हेमिस्फीयर. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साउथन हेमिस्फीयर. दे आर बोथ इक्वल हाफ. दोनों ही बराबर एकदम से इक्वल हाफ में डिवाइडेड है. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. कि इक्वेटर लाइन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मानी जाती है जिससे हम हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये सब क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस हैं. अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइनें ड्रॉ नहीं है, सिर्फ ग्लोब को रीड करने के लिए ये बताया गया है.
All parallel circles from the equator to top to the poles are called parallel of latitudes. अर्थ के ऊपर, सॉरी ग्लोब के ऊपर देखो, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में एक लाइन इक्वेटर की है बीच में, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका हो गया साउथ पोल। इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है। इसको हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर और इसको हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? बताओ। यस मैम, आ गया ना? अब हम देखते हैं कि इसमें देखो, इक्वेटर से पोल्स तक, ऊपर नॉर्थ पोल तक ये लाइन ड्रॉ की गई है। ये भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये है लैटिट्यूड्स। मैप ग्लोब के अंदर अर्थ के ऊपर इस तरीके की जो लाइन होगी वो क्या कहलाती है? लैटिट्यूड्स। क्या कहलाएंगी? लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ठीक है? द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle around the earth, it will be 1/4 of 30 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. इसमें देखो कि इसमें जो डिग्रीज मेंशन की गई है वो कैसे की गई है? 0 डिग्री। इक्वेटर जो है वो कौन सी डिग्री पर है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री इधर आएगा और एक ये 90 डिग्री इधर आएगा। ठीक है? एक ही आएगा 23.5 डिग्री। ठीक है? ये लाइन हटा दो बीच वाली। 360 का 1/4 पार्ट जो है वो हम करते चलेंगे इसमें, और ये यहाँ 23.5 डिग्री है। उसके बाद है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है? ये जो डिग्रीज बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है? ताकि हम हमारे जो मैप है उसको इजीली रीड कर सके, ग्लोब को इजीली रीड कर सके। all parallel north of the equator are called north latitude. Similarly, parallel south of the equator are called southern latitude. जितने भी लाइंस ये नॉर्थन पार्ट में बने हुए हैं ये तो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाते हैं, जो साउथ में बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? साउथर्न लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। साउथर्न लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। ठीक है? The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, that this is indicated by the letter N or S. यानी कि जो नॉर्थ और साउथ है इसको जब हम ग्लोब के अंदर रीड करते हैं तो कैसे रीड करेंगे? नॉर्थ को तो N बताया जाता है और साउथ को क्या बोला जाता है? S. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजेंटल in Brazil are located in parallel of 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south. कि हम जब ग्लोब को रीड करते हैं तब हमारा जो मैप है कंट्री का उसको जब हम रीड करेंगे तो कोई भी अगर स्टेट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में जब हमें रीड करना है, सपोज वो प्लेस हमारा यहाँ पर है तो हम उसको क्या बताएंगे? 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर कोई स्पेस जो प्लेस है वो हमारा साउथर्न पार्ट में है तो उसको हम क्या बताएंगे? जैसे कि सपोज यहाँ पर है तो हम उसको बताएंगे 66.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ और साउथ से हमें क्या पता चलता है कि नॉर्थन में तो हमें नॉर्थ पार्ट में ही देखना है, साउथर्न में तो हमें साउथ पार्ट में ही देखना है मैप के अंदर। तो उससे क्या होगा? हमें पूरा ग्लोब जो है उसे रीड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम बेसिकली उसी पार्ट को ही पढ़ेंगे।
इसमें जो ये डिग्रीज मेंशन की गई है वो भी हमें मैप को रीड करने के लिए ही दी गई है, जिससे क्या है, अगर हमें 23.5 डिग्री दिया गया है तो हम सिर्फ उसी एरिया को ही देखेंगे, हम ऊपर पोल्स में नहीं जाएंगे, साउथर्न पार्ट में नहीं जाएंगे, नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री को ही देखेंगे जहां हम किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को देख रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, यहां तक आ गया आपको समझ में? देविक, यशविनी, आ गया क्या? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा ग्लोब बनाएंगे, जिसमें हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? इक्वेटर की। ठीक है, इक्वेटर बना लिया। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि इक्वेटर पहले से ही है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री जो है वो भी है, और साउथ पोल 90 डिग्री है। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और हैं। कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें एक लाइन बनानी है जिसका नाम क्या है, जो अभी हमने लिखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ, इस लाइन को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ये लैटिट्यूड्स हैं जिनके नाम है। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री। यहां पर हम बनाएंगे 66.5 डिग्री, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इस लाइन का क्या नाम है? आर्कटिक सर्कल। फिर है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, कि यहाँ पर जो हमारा 66.5 डिग्री बनेगा साउथ में, इसको हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये कौन सा सर्कल है आपका? एंटार्क्टिक, TARC, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट पैरेलल्स हो गए लैटिट्यूड्स के। ये लैटिट्यूड्स हैं, इसमें इस तरीके की जो लाइंस होती है इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड्स के नाम है। ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया, ये आर्टिक सर्कल है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होगा उसे आर्टिक सर्कल कहा जाता है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है उसे हम क्या कहेंगे? एंटार्क्टिक सर्कल। इसका मेजरमेंट कितना होगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यही साउथ में होगा तो एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में। फिर इक्वेटर से जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यही सेम इक्वेटर से जस्ट बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ है। ये आया समझ में आपको? यस मैम। मैम, नेक्स्ट है हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के हीट जोन्स कौन कौन से हैं। तो the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. अब देखो, अभी ये नाम हमारे पास लिखे हुए हैं तो हम इसी में समझ लेंगे। सपोज ये हमारा अर्थ है,
ठीक है, ये अर्थ बनाया हुआ है, यहाँ से सन की जो रेज है वो आ रही है। तो सबसे ज्यादा हीट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, कहाँ मिलेगी इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। यहाँ से ये रेस जो है ये पोल्स में बहुत दूर पड़ती है, इनका डिस्टेंस कम है और इनका डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पार्ट है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों में बराबर जो है वो हीट जो है वो रिसीव होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये टॉरिड जोन कहलाते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, ये टॉरिड जोन कहलाते हैं, टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पर सन रेज जो है वो डायरेक्ट पहुंचती है। ठीक है, the midday sun never shine overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. The angle of sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bound by the tropic of Cancer and the Arctic circle in the northern hemisphere. और ऊपर से ये जो अर्थ अभी हम देख रहे हैं सीधा, ये बल्कि ऐसे ना होकर क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसके कारण ये जो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल है, यहाँ तक सन रेज का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। ठीक है, एंड आर्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, एंड दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। इसीलिए ये तो टॉरिड जोन हो गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और ये कौन से एरियाज हो गए, ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये टेम्परेट जोन से। ठीक है, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल and in the northern hemisphere Antarctic circle in the south pole are very cold. It is because here sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसके कारण ये जो एरियाज हैं इनमें सन की जो हीट है इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी प्रॉपर हीट जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए ये जो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल है, साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल है, इन्हें टेम्परेट जोन और या फिर इन्हें फ्रीजिड जोन भी कहा जाता है। जो पोल्स होते हैं इनको फ्रीजिड जोन भी कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। ठीक है, टेम्परेट जोन हो गया आपका आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इनको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, और इस चैप्टर के लिए आपको वर्ड मीनिंग दे देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना, मैं उसका पीडीएफ जो है वो आपको भेज दूंगी, उससे आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट अब आप सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 10 पर आ जाओ। पेज नंबर 10 पर सेकंड लाइन, ऊपर ही ऊपर से देखो सेकंड लाइन फ्लैटेंड, आपको लिख के दूं क्या वर्ड्स, आपका जो वर्ड है आपका जो वर्ड है वो है, फर्स्ट वर्ड लिखो आप, फ्लैटेंड है, FLATTENED। जो वर्ड अभी आपको बताया जा रहा है इन सब की मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कल फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है इमेजिन, थर्ड है, मैम इनकी मीनिंग लिख के आनी, हाँ लिखनी है आपको, रेफरेंस। फोर्थ, ये वर्ड नोट कर लो फटाफट, बाउंड। मैम थर्ड वर्ड क्या है, वर्ड है रेफरेंस। मैम बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, आप वर्ड लिखो ना, ये बुक में है आपके, FLATTENED। सेकेंड वर्ड है इमेजिन, IMAGINE। थर्ड वर्ड है रेफरेंस, REFERENCE।
रेफरेंस, और फोर्थ वर्ड है आपका BOUND, बाउंड। ठीक है, इसमें और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्रीज। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स के आपको क्या करने हैं, मीनिंग फाइंड आउट करने हैं और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। सेकंड नोटबुक में लिखने हैं क्या मीनिंग? लास्ट में आपको सोलर सिस्टम बनाना है, ये वाला, ये सोलर सिस्टम दिया हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मैम हमने बना लिया। अच्छा, बना लिया क्या आपने? वेरी गुड। जिसने नहीं बनाया है वो चैप्टर के एंड में बना लेना, ठीक है? मैम नोटबुक में क्या? हाँ, नोटबुक में। और मैम ये भी वर्ड मीनिंग में नोटबुक में लिखने हैं क्या? वर्ड मीनिंग सेकंड चैप्टर की है, ये भी नोटबुक में लिखनी है, और आपको टिक द करेक्ट सब कुछ आपको नोटबुक में करना है, ठीक है? कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके स्टूडेंट्स,